नमस्कार, सीएनबीसी आवाज मोतीलाल ओसवाल स्टूडियो में आप सभी का स्वागत है। 10 के दमदार ट्रेड्स की शुरुआत करेंगे हेडलाइंस के साथ। एआई डिसरप्शन के डर से आईटी शेयरों में तेज बिकवाली, बाजार पर पड़ी भारी। निफ्टी 2.5% फिसल कर 25,550 के करीब। इन्फोसिस, टीसीएस और रिलायंस ने बनाया दबाव। बैंक निफ्टी भी कमजोर। मिड कैप और स्मॉल कैप में तगड़ी मार, करीब 0.25% टूटे दोनों इंडेक्स। आईटी शेयर में लगातार तीसरे दिन जोरदार बिकवाली। आज भी इंडेक्स करीब 5% टूटा। इन्फोसिस में 6% टूटकर निफ्टी का टॉप यूजर बना। वहीं परसिस्टेंट में भी जोरदार गिरावट है। आज के बिग स्टॉक्स में हुआ गया था सटीक एनालिसिस। आईटी के साथ आज मेटल और रियल्टी में भी भारी बिकवाली। 3% ज्यादा फिसले दोनों सेक्टर इंडेक्स। कैपिटल मार्केट इंडेक्स भी 2.5% ज्यादा गिरा। आज कोई भी सेक्टर हरे निशान में नहीं। आज के बिग स्टॉक्स और चार्ट जीपीटी पड़े सटीक। नतीजों के बाद पीआई इंडस्ट्रीज, हिंडाल्को और ओएनजीसी में करीब 4 से 5% की गिरावट। उधर मजबूत चार्ट से भारत फोर्ज आज भी वायदा का टॉप गिरने बना। वहीं कमजोर चार्ट पर डीएलएफ, एसआरएफ और सिंजीन में कमजोरी कायम। शानदार नतीजों के बाद ईआईएल का शेयर करीब 12% दौड़ा। तीसरी तिमाही में कंपनी के मुनाफे में 58% का उछाल। वहीं होनासा भी मजबूत रिजल्ट से 5% भागा, लेकिन रिजल्ट के बाद मुथूट में तगड़ी बिकवाली। एफएनओ का टॉप लूजर बना। साथ ही रिजल्ट के बाद इंडियन होटल्स और आईजीएल भी 3% फिसले। वहीं स्टैनली लाइफ 6% फिसल कर पहुंचा ऑल टाइम लो पर। चलिए 10 के दमदार ट्रेड्स में आशीष बहेती और प्रशांत सावंत पिछले शो से हमारे साथ बने हुए हैं। साथ ही अमोल अठावले और आशीष कयाल भी जुड़ेंगे अपने टॉप ट्रेड्स के साथ। इसके बाद बिग मार्केट वॉइसेस में मार्केट आउटलुक पर एल्केमी कैपिटल मैनेजमेंट के क्वांट हेड और फंड मैनेजर आलोक अग्रवाल से बातचीत होगी। टेक्नो फंडा अप्रोच के लिए चलेंगे जीएम फाइनेंशियल के पीएमएस के मैनेजिंग डायरेक्टर आशीष चतुर्मोहता के पास और आशीष से जानेंगे, हमारे इन हाउस आशीष से, कि मुथूट में इतनी गिरावट क्यों है। इससे पहले एक नज़र जरा मार्केट पर, और क्या ही बात करें क्योंकि इट्स अक्रॉस द बोर्ड सेलिंग। निफ्टी 25,500 के काफ़ी करीब, 25,525 का लो था आज फिर निफ्टी आईटी ने सबसे ज़्यादा प्रेशर डाला, लेकिन बैंक निफ्टी अभी भी कोशिश कर रहा है, कम गिरा है। गिरा बैंक निफ्टी भी है लेकिन कम गिरा है। आईटी 5% तो बैंक निफ्टी सिर्फ 0.5%। मिड कैप और स्मॉल कैप में आज लेकिन बड़ी गिरावट है। मिड कैप इंडेक्स 0.2% नीचे है। स्मॉल कैप का भी अमूमन यही हाल है। अगर आप देखेंगे तो ये भी करीब करीब इस समय, ये तो 2% से भी के करीब गिरा है इस समय। और अगर आप एडवांस डिक्लाइन देखेंगे तो अगली 1:5 के करीब एडवांस डिक्लाइन है। इंडिविजुअल स्टॉक्स में पहले गेनर्स की बात कर लेता हूँ। गिनती के 4-5 हैं। बजाज फाइनेंस, अपोलो हॉस्पिटल्स, एचडीएफसी बैंक और भारतीय एयरटेल निफ्टी में। और अगर आप लूजर्स की बात करें तो इन्फोसिस, टीसीएस, एचसीएल टेक, विप्रो और साथ में आप जोड़ दीजिए हिंडाल्को को। एफएनओ स्टॉक्स में आज का एक्सीडेंट ऑफ द डे मुथूट करीब 12% नीचे। अब केपीआईटी 8% नीचे। और जो स्टॉक्स चले बहुत कम, उनमें मैक्स फाइनेंस 1% के करीब ऊपर। अब श्रेया वीरू, ये शो मैं आपके सुपुर्द कर रहा हूँ क्योंकि अब मुझे निकलना होगा और अगले हफ्ते मैं नहीं हूँ। और ऑल द बेस्ट। और अगर ज़रूरत पड़ेगी तो मैं ज्वाइन करने की कोशिश करूँगा, लेकिन आई एम श्योर कि आप लोग हैंडल कर लेंगे। जैम अनुज, हैव अ नाइस जर्नी। और जहाँ भी रहिएगा प्रार्थना करिएगा हमारे लिए और मोस्ट स्पेशली निफ्टी आईटी के लिए। हैव अ नाइस जर्नी सर एंड हैव अ सेफ फ्लाइट। थैंक यू। चलिए अब एक काम करते हैं। अब अनुज अपने निकल रहे हैं यात्रा पे। अब हम निकलते हैं अपनी दूसरी यात्रा पे, यानी स्टॉक्स पिक करने के क्रम में। आशीष बहेती जी, प्रशांत जी हमारे साथ मौजूद हैं पिछले कार्यक्रम से इस कार्यक्रम में भी, और अमोल अठावले और आशीष खैर फ्रेश पर्सपेक्टिव लेके। आशीष जी, गुड मॉर्निंग। आपका टेक मार्केट्स पे, और मतलब क्या शॉर्ट क्या लॉन्ग कॉम्बिनेशंस क्या है आपके स्टॉक्स के आज? देखिए, ओवरऑल बाजार दबाव में बना हुआ है आईटी के कारण, लेकिन यहाँ चुनिंदा स्टॉक्स में फिर भी बाइंग इमर्ज होती हुई नजर आ रही है। तो पहला स्टॉक जो बाई साइड पे होगा वो है मैक्स फाइनेंशियल्स, एमएफएसएल। बहुत ही जबरदस्त आउट परफॉर्मेंस देखा जा रहा है यहाँ पर और ये कंटिन्यूड रह सकता है। ऊपर में जो टारगेट है वो 1930 का है और स्टॉप लॉस 1780 का लगाना होगा। और दूसरा स्टॉक जो बाई साइड पे वो डिफेंसिव स्पेस से टोरेंट फार्मा है। यहाँ पर हमने पिछले कुछ दिनों में फार्मा सेक्टर को एक अच्छा आउट परफॉर्मेंस देता हुआ नजर आ रहा है और टोरेंट फार्मा जस्ट ब्रेकआउट की कगार पे है। तो यहाँ पर एक अच्छा मोमेंटम बन सकता है। टारगेट ऊपर में 4320 का है, स्टॉप लॉस 3990 का लगाना होगा। ओके, एमएफएसएल और टोरेंट फार्मा, ये हो गए आशीष कयाल जी की पिक। अमोल अठावले जी भी हमारे साथ शो में जुड़ रहे हैं। अमोल जी, गुड मॉर्निंग और स्वागत है आपका कार्यक्रम में। बताइए इस वक्त के 2 ट्रेड्स क्या होंगे आपके? Good morning. I think Nifty at the
जो सेलिंग प्रेशर दिख रहा है, बट एट द सेम टाइम इंपॉर्टेंट सपोर्ट्स लेवल पे ही है। जिस तरीके का मार्केट टेक्सचर है, आई थिंक फ्रंट लाइन स्टॉक के ऊपर ही फोकस रहेगा। उसमें से पहला है आईसीआईसीआई बैंक के साथ जाना चाहूंगा। पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से टाइम ले सकता है आज के दिन में। 1425 के आसपास है, पोजिशनली टारगेट निकल के आ रहे 1485 के। स्टॉप लॉस रहेगा उसका 1400 का। और दूसरा महिंद्रा एंड महिंद्रा के साथ जाना चाहूंगा। 3567 के आसपास है, पोजिशनली टारगेट निकल के आ रहे 3700 के। और स्टॉप लॉस उसका रहेगा 3500 का। ओके, आशीष बहती जी, आपके दो ट्रेड्स। वीरेंद्र जी दोनों सेल साइड में रहेंगे। पहला जो रहेगा वो लोढ़ा में बिकवाली की सलाह रहेगी। यहाँ पे स्ट्रक्चर खराब हुआ, पूरा का पूरा रियल्टी स्टॉक्स में गिरावट है। यहाँ पे 1065 के स्टॉप लॉस से बिकवाली की सलाह है। नीचे में हमें लगता है इसमें 1010 और 980 तक के भी लेवल्स देखने मिल सकते हैं। दूसरा जो स्टॉक हमें खराब लग रहा है और नौकरी का है, ये स्टॉक मैसिव प्रेशर में है और इन लेवल्स पे भी कोई रिस्पाइट नहीं है। तो यहाँ पे बिकवाली की सलाह है, जो स्टॉप लॉस इसमें मेंटेन करना हो 1140 का सेल मेंटेन करे। नीचे में मुझे लगता है इसमें 1060 तक के लेवल्स देखने मिल सकते हैं। आशीष बहेती जी के दोनों जो कॉल्स आए हैं वो सेल साइड की तरफ आए हैं, लोधा और नौकरी। प्रशांत जी, आपकी साइड है और आपकी दो ट्रेड्स इस वक्त की। तो श्रेया, यहाँ पे मेरा फर्स्ट पिक होगा ग्रासिम। अब मुझे लग रहा है कंसोलिडेशन हो रहा है, स्टॉक रेंज बाउंड है, यहाँ से थोड़ा सा अच्छा अपमूव आ सकता है। तो मेरा स्टॉप लॉस यहाँ पे करीबन 2925 2925 सॉरी 2890 2890 होगा। जो टारगेट मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ होगा 2975 2975। और नेक्स्ट में अजंता फार्मा मैंने सुबह कैश कॉल में रेकमेंड किया था 2870 के आसपास। ये ऑलमोस्ट डे हाई पे ट्रेड कर रहा है 2900 के ऊपर। मैं इसको पोजिशनली रेकमेंड करना चाहूंगा। स्टॉप लॉस अभी होगा जो सुबह की बाइंग प्राइस थी 2870, और अब मुझे लग रहा है ये करीबन 2960 2975 2975 तक जा सकता है। ओके, यहाँ पे कॉल ट्रेड्स का क्रम पूरा हुआ। अब एक काम करते हैं, थोड़ा सा बढ़ते हैं इन्वेस्टिंग की तरफ और सोच की तरफ। हमारे साथ क्वांट हेड एंड फंड मैनेजर एल्की कैपिटल के मौजूद हैं इस वक्त, आलोक जी। और आलोक जी नमस्कार। मतलब लास्ट टाइम जब आपसे चर्चा हो रही थी तो शायद हमारी थीम ये थी कि इस बजट को कैसे अप्रोच करना है, और आप देखिए बजट से लेकर इन 12-13 दिनों में क्या क्या हो गया है ना। चाहे वो गोल्ड सिल्वर का मिनी कोलैप्स, जियोपॉलिटिकल टेंशंस स्टिल एट पीक, क्रूड एट 70, ट्रेड डील, अर्निंग सीजन का क्लोजर, बट सब पर हावी आईटी। मतलब हमने खुद अपने करियर में फर्स्ट टाइम ऐसा एक मंथ विटनेस किया है जहां मात्र अभी तक के 13 दिनों में वी हैव लॉस्ट अबाउट 10,000 पॉइंट ऑन निफ्टी आईटी, बिगेस्ट फॉल एवर। कैसे रीड कर रहे हैं आप इस एआई डिस्क्रिप्शन को? रोज बरोज आओ एक नया एआई टूल की कहानी और 5% का सीधे निफ्टी आईटी में एक कट। कैसे हैंडल करेगा बाजार इसको? गुड मॉर्निंग वीरू जी, आपने एकदम सही रूप में समराइज कर दिया कि लास्ट 10-15 दिन में क्या हुआ। और जहां तक आईटी सेक्टर और एआई का इम्पैक्ट है, हमने भी अपने पास डिस्कशंस में भी कहते आ रहे हैं कि ग्रोथ ऐसे भी कम थी आईटी सेक्टर की। और अगर लास्ट 3 इयर्स 5 इयर्स या 10 इयर्स भी देखें तो एज एन इंडेक्स बेयरली 10% के आसपास की ग्रोथ आई होगी, उससे ऊपर की ग्रोथ नहीं थी। प्लस ये जो डिस्ट्रप्शन है एआई का, अब कुछ होता है जो एक्चुअल डिस्ट्रप्शन होते हैं जो नंबर्स में दिखने लगते हैं, और कुछ होते हैं जो डिस्ट्रप्शन दिखने के वजह से आगे की ग्रोथ पे फियर आने लगता है, और जो टर्मिनल वैल्यू होती है ना वैल्यूएशंस के अंदर में, उस पे एक क्वेश्चन मार्क आने लगता है। आज की तारीख में वही फियर फैक्टर सिर्फ इंडियन आईटी पे नहीं है। अगर हम सैस कंपनीज देखें यूएस में भी, तो वहां पे भी मेजर डी रेटिंग हुई है ऑफ सैस कंपनीज। लेकिन यहाँ पे भी पहले ही ग्रोथ कम थी, उसके ऊपर अब फर्दर क्वेश्चन मार्क ग्रोथ पे, मार्जिन्स पे, दोनों पे हैं। हमने आईटी में भी हायरिंग के सिलसिले देखे कि ओवरऑल लास्ट फ्यू इयर्स की हायरिंग्स में नंबर्स कुछ खास नहीं है, और इस बार तो आईटी सेक्टर के टॉप कंपनीज ने तो एक्चुअली अर्निंग्स डिक्लाइन भी रिपोर्ट करी है। सो ऐसे केस में जहां अर्निंग्स विजिबिलिटी कंप्लीटली एब्सेंट सी हो, उसका एक ही जवाब होता है कि जब ये अर्निंग्स ग्रोथ आने लगेंगी तो ही इस पे कॉन्फिडेंस आता है कि यस अर्निंग्स ग्रोथ अच्छी है और ये यहाँ से अच्छे कर सकते हैं। लेकिन तब तक ये एआई का फियर तो डेफिनेटली है। ये कोई सिर्फ फियर नहीं है, ये काफी हद तक फैक्चुअल भी है। एंड हमें देखना पड़ेगा आगे आने वाले टाइम में कि अर्निंग्स ग्रोथ आती है कि नहीं। हमारा स्टांस अंडरवेट है अभी। स्टांस आपका अंडरवेट है, लेकिन एक तर्कसंगत लॉजिकल प्रश्न ये है कि अगर आप इसमें से पैसा विड्रॉ भी करते हैं या फिर ग्लोबली जो लिक्विडिटी इंडियन मार्केट्स को चेज करती है, अगर वो आईटी से बाहर निकलती है या कुछ और डेस्टिनेशंस को ढूंढती है,
तो आपको फेवरेबल किन सेक्टर्स के लिए परिस्थिति लग रही है? अब आपके बैंक्स ने एक बहुत बड़ा मूव दिया, आपके ऑटो ने एक बहुत बड़ा मूव दिया, आपकी जो 2-3 थीम्स में आप वाइट गुड्स को देखिए पिछले कुछ समय में चले, इंश्योरेंस स्टॉक्स चले, डिफेंस कुछ हद तक चला। ये लिक्विडिटी जाएगी कहाँ पे? जहाँ पे अर्निंग्स का भी सपोर्ट है, जहाँ पे ग्रोथ आउटलुक भी अच्छा है। तो ऐसे में अगर आप देखें तो जो पाथ ऑफ लीस्ट रेजिस्टेंस इसको कहते हैं, ग्लोबल मैक्रो को देखते हुए और ग्लोबल ग्रोथ इंजन को देखते हुए, ग्लोबल मैक्रो जिस तरह से चल रही है उसमें फिएट करेंसीज पे क्वेश्चन मार्क सा है, और जिसके वजह से प्रेशियस मेटल्स जो गोल्ड वगैरह है वो काफी अच्छा कर रहे हैं। और साथ ही साथ जो एआई जो ग्रोथ इंजन बनी हुई है पूरे वर्ल्ड की, उसमें विनर कौन होगा ये समझना मुश्किल है, लेकिन ये जानना जरूरी है कि हर एआई का कंपनी को कैपेक्स करना पड़ रहा है। कुछ 600 $650 बिलियन की कैपेक्स के नंबर्स भी सामने आ चुके हैं, और इस सारे कैपेक्स में डेटा सेंटर्स से लेकर पावर रिक्वायरमेंट बहुत हाई है। तो देखना ये है कि इन कंपनीज में कौन कौन सी चीजें ऐसी चाहिए जो कि शॉर्ट सप्लाई में है, और उस शॉर्ट सप्लाई के अंदर कुछ इंडस्ट्रियल नॉन फेरस मेटल्स भी आते हैं जिसकी डिमांड काफी हाई है, लेकिन चाह कर भी उसका प्रोडक्शन बढ़ाया नहीं जा सकता। तो वो सेगमेंट्स में पाथ ऑफ लीस्ट रेजिस्टेंस मिलता है क्योंकि उसमें डिमांड काफी आगे है सप्लाई से। तो नॉन फेरस मेटल्स में, कुछ प्रेशियस मेटल्स में वो सेगमेंट पॉजिटिव है। सेकेंडली, इंडियन इकोनॉमी एक सेवर्स की इकोनॉमी है, हम यहाँ पे बचत करते आते हैं। पिछले दशक में हमने देखा कि वो सारी सेविंग्स ज्यादातर बैंकों में जाती थी एज डिपॉजिट्स, जिसके वजह से बैंकों को लोअर डिपॉजिट्स मिलते थे एंड वो हायर रेट पे लोन करके अच्छी खासी इनकम कमाते थे। इन दिनों जबकि सेविंग्स रेट्स कुछ 2.5-3% पे आ गई है सेविंग्स बैंक की, हम लगातार देखते आ रहे हैं कि इक्विटी मार्केट्स एंड ओवरऑल म्यूचुअल फंड्स में इन्फ्लोज बरकरार है ऑफ रिटेल इन्वेस्टर्स। तो कैपिटल मार्केट जो सेगमेंट है, राइट फ्रॉम एक्सचेंजेस टू द ब्रोकर्स, वेल्थ मैनेजर्स एंड एसेट मैनेजर्स, वो सेगमेंट में ग्रोथ काफी अच्छी है और उनके कैपिटल भी और बैलेंस शीट भी काफी स्ट्रांग रहते हैं। तो ये दो सेगमेंट काफी पॉजिटिव है। थर्डली, जो लेंडिंग बिजनेसेस होते हैं, जो फाइनेंशियल्स का आपने जिक्र किया, सोचने की बात है कि पीएसयू बैंक्स की नेट एनपीए ये लगातार चौथा क्वार्टर है कि पीएसयू बैंक्स की नेट एनपीए प्राइवेट बैंक्स के एनपीए के बराबर है या बेटर है। ये यूजुअली हिस्ट्री में नहीं हुआ था। तो ऐसे में लोअर वैल्यूएशन जो पीएसयू बैंक्स को मिलते हैं और वर्सेस जो हायर वैल्यूएशन प्राइवेट बैंक्स का है, ये गैप कम होता हुआ नजर आता है, जिसकी वजह से रिस्क रिवॉर्ड पीएसयू बैंक्स का बेटर है, और जो थोड़े रीजनल प्राइवेट स्मॉलर बैंक्स हैं उनका भी काफी बेटर है। तो ये 3 सेगमेंट्स ऐसे हैं जहां पे ग्रोथ भी अच्छी है, बैलेंस शीट भी अच्छी है, और रास्ते में ज्यादा रुकावटें नहीं। ओके आलोक जी, गुड मॉर्निंग। श्रेया बात कर रही हूँ। आपने मेटल्स, प्रेशियस मेटल्स का जिक्र किया, कैपिटल मार्केट स्पेस, बैंक्स और एनबीएफसीज, लेकिन आज सर ये मुथूट फाइनेंस देखा मैंने 12% का तगड़ा इस पर डेंट पड़ा है आज के सत्र में। रिजल्ट ठीक था, लेकिन जिस तरीके से गोल्ड प्राइसेस थोड़े गिर रहे हैं, तो आपसे मैं ये जानना चाहूंगी गोल्ड फाइनेंसिंग कंपनीज को लेकर क्या व्यू बन रहा है आपका सर? गोल्ड फाइनेंसिंग कंपनीज पे व्यू काफी पॉजिटिव है एंड इनके रिजल्ट्स भी बहुत अच्छे आए हैं। अब एक दिन का फॉल को असेस करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है। आज के फॉल के बाद भी अगर मेरे आंकड़े राइट है तो लास्ट 1 साल में स्टॉक कुछ 50-60% ऊपर ही है। तो मार्केट्स कई बार थोड़ा एक्सेस आगे या पीछे हो सकते हैं स्टॉक लेवल पे 1 या 2 दिन, लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि राइजिंग गोल्ड प्राइसेस इन जनरल तो ऊपर ही हैं, स्ट्रॉन्ग ही हैं। राइजिंग गोल्ड प्राइसेस में इन कंपनीज के लिए रेवेन्यू भी बढ़ती है एट अ हायर पेस, और साथ साथ में मार्जिन भी जोर से एक्सपैंड होते हैं। ऑलरेडी हायर एक्सपेक्टेशंस पर इस कंपनी के रिजल्ट्स एक्सपेक्टेशन से काफी बेटर आए हैं। अब वो तो लोगों की पोजीशनिंग होती है, उसके बेसिस पे 1-2 दिन के मार्केट प्राइसेस मूव कर सकते हैं, उस पर कमेंट करना थोड़ा मुश्किल है। लेकिन इन कंपनीज पर और स्पेशली जो लीडिंग कंपनीज हैं इनमें, उसमें हमारा व्यू भी पॉजिटिव है, स्टांस भी ओवरवेट है। ओके आलोक जी, आपने डिफेंस स्पेस का जिक्र नहीं किया, इस पर मैं व्यू जानना चाहूंगी आपका, क्योंकि पिछले साल हमने देखा कैपिटल मार्केट स्पेस, डिफेंस स्पेस ने मतलब अच्छे परफॉर्मेंस दिखाई थी। क्या लग रहा है आपका डिफेंस स्पेस पर व्यू क्या बन रहा है? और जिस तरीके से नंबर्स आए हैं अच्छे ही आए हैं, और जिस तरीके से ऑर्डर्स आ रहे हैं सर वो भी अच्छे हैं, तो क्या यहाँ पर भी पॉजिटिव है आप? यस, डिफेंस स्पेस में भी पॉजिटिव है, और डिफेंस स्पेस में हमारे हिसाब से तो अगले 10 साल तक के लिए भी बहुत अच्छी स्पेस है। जैसा कि आपने नोट किया कि जियोपॉलिटिकल टेंशन जिस तरह से बढ़ रहे हैं, उसमें आत्मनिर्भरता का एंगल लाना बहुत जरूरी है,
और इंडिया में ज़्यादातर पहले इंपोर्ट्स बहुत ज़्यादा होते थे। अब डोमेस्टिक कंज़म्पशन बढ़ाने के लिए और डोमेस्टिकली मैन्युफैक्चर करने के लिए उनकी ऑर्डर बुक काफ़ी अच्छे से बढ़ रही है। तो उसकी जो लीडिंग कंपनीज़ हैं उनमें उनके ऑर्डर बुक भी अच्छे हैं, उनके रिज़ल्ट डिलीवरी भी काफ़ी अच्छी है। ज़ाहिर है इस सेगमेंट में बिकॉज़ ये इंडस्ट्रियल और सिक्लिकल होता है, इसमें उतार-चढ़ाव तेज़ी से आ सकते हैं। लेकिन अगले काफ़ी सालों के लिए इसमें व्यू हमारा पॉज़िटिव है और इस बार के बजट में भी जो एलोकेशन किया गया डिफेंस को, उसमें ग्रोथ नंबर्स काफ़ी अच्छे हैं। तो जिसकी वजह से डिफेंस ओवरऑल इंडस्ट्रीज और मैन्युफैक्चरिंग में डिफेंस स्पेस पे व्यू ज़्यादा पॉज़िटिव है। डिफेंस स्पेस पे मूव व्यू जो है वो पॉजिटिव है। मीनवाइल निफ्टी हिटिंग ऑलमोस्ट 25,530, यानी अब हम डे लो की ट्रेजेक्ट्री में आके ट्रेड करते हुए, और बैंक निफ्टी जो हमारी एक स्ट्रॉन्ग पॉकेट थी वो भी थोड़ा सा अनवाइंडिंग मोड में है। आज फर्स्ट टाइम अगर आप देखें तो ये ट्रेवल कर रहा है टूवर्ड्स 10 EMA, इतना नियर आ चुका है 10 दिन के मूविंग एवरेज के आसपास। अच्छा, और कुछ पॉकेट्स को ढूंढते हैं जहां पर एक लॉन्गर टर्म व्यू हमें बनाना चाहिए इस प्राइस पे। आलोक जी, आते हैं तो ऐसी बास्केट पे जहां पे एक बीइंग सिक्लिकल अच्छा पैसा बन के हम बना चुके हैं मेटल्स, फेरस नॉन फेरस दोनों। हालांकि फेरस के लिए उतने नेगेटिव सर्कमस्टेंसेस अभी भी नहीं है, बट डू यू थिंक दैट कि ये मेटल्स की साइकिल अब एक बहुत ही मैच्योर और मैच्योर से अब थोड़ी सी अनवाइंडिंग की स्टेज में आ रही है? आपने हिंडाल्को के नंबर्स देखे होंगे, आपका टेक क्या है? मेटल्स अगर आपके ट्रेडिंग पोर्टफोलियो या फिर इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में इस साइकिल में था तो अब क्या करना चाहिए उसमें? मेटल्स पे हमारा व्यू और स्टांस दोनों ही पॉजिटिव हैं। मेटल्स को 3 पार्ट में ज़रूर डिवाइड करना चाहिए। एक होते हैं प्रेशियस मेटल्स और दूसरे जो इंडस्ट्रियल मेटल्स है उसको 2 पार्ट में डिवाइड करें, नॉन फेरस और फेरस। जो प्रेशियस मेटल्स हैं उनकी डिमांड आती है बिकॉज़ उनकी जो मॉनेटरी वैल्यू है। जब फिएट करेंसीज़ पे कॉन्फिडेंस कम होता है, तब इनकी वैल्यू ज़्यादा बढ़ती है। तो जो डी-डॉलराइज़ेशन का ट्रेड है ग्लोबली, जो कि हल्के-हल्के करके बढ़ रहा है, उससे गोल्ड और प्रेशियस मेटल में स्पेशली गोल्ड, उसके ऊपर में व्यू पॉजिटिव बनता है। तो इसका सबसे इम्पोर्टेंट डेटा ये है कि सेंट्रल बैंकर्स अपने बैलेंस शीट में फॉरेक्स रिजर्व्स का सबसे हाईएस्ट पार्ट यूएस ट्रेजरीज में रखा करते थे। 30 साल में ये पहली बार हुआ है कि फॉरेक्स रिजर्व्स में हायर पार्ट अब गोल्ड का हो गया है कंपेयर टू यूएस ट्रेजरीज। तो ये सिर्फ एक इंडिविजुअल की या कुछ इंडिविजुअल्स की सोच नहीं है। कंबाइंड सेंट्रल बैंकर्स ऑफ द वर्ल्ड मिलके उनकी एक्सपोजर गोल्ड पे ज्यादा है कंपेयर टू यूएस ट्रेजरीज। तो ये कहती है कि ये डायरेक्शनल ट्रेड है, जो कि वो गोल्ड को ऐसा मेन मॉनेटरी सेविंग एसेट बनाना चाह रहे हैं। जहां तक इंडस्ट्रियल यूज का सवाल है, जैसे हमने कहा कि एआई की डिमांड, एआई की कैपेक्स पे डेफिनेटली बहुत पावर की जरूरत है। आज क्रिप्टो करेंसीज के माइनिंग में भी ज्यादा पावर की जरूरत है। रिन्यूएबल एनर्जी में जाएं तो माइनिंग पावर की जरूरत है। यूएस जैसे बड़े कंट्री के ग्रिड सिस्टम्स काफी पुराने हो गए हैं, उनको रिन्यूअल की जरूरत है। तो ओवरऑल पावर जिसके पास ज्यादा रहेगी वही कंट्री ज्यादा सक्षम रह सकता है। और जहां तक पावर जनरेशन और ट्रांसमिशन का सवाल है, ऐसे केसेस में कुछ जो मेटल ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, जिसकी डिमांड तो काफी हाई और इनइलास्टिक सी है, लेकिन सप्लाई उतनी नहीं है, उनमें आते हैं सिल्वर और कॉपर। कॉपर के लिए कहते हैं कि आइडेंटिफिकेशन से लेके माइनिंग तक में एवरेज 17 साल लग जाते हैं। कुछ एजेंसीज का कहना है कि नेक्स्ट 10 साल तक की एग्जिस्टिंग कैपेसिटी और जो फ्रेश कैपेसिटीज आ रही हैं, वो 70% भी डिमांड मीट नहीं कर पाएंगी, ये कुछ एजेंसीज का कहना है। तो ऐसे केस में अगर कोई कमोडिटी की डिमांड इनइलास्टिक सी होती है और प्राइसेस भले ही नियर टर्म में 6 महीने साल भर देखने से हायर लगते हों, लेकिन लास्ट 10 15 20 साल की मूवमेंट कोई बड़ी हाई नहीं है, ऐसे केसेस में उनमें एक टेलविंड सा बना रहता है, जिसकी वजह से वो कमोडिटीज पे हमारा व्यू काफी पॉजिटिव है। इन पूरे साइकिल में स्पेशली लास्ट 1-2 साल के साइकिल में जो फेरस मेटल्स है, स्पेशली स्टील, और वो सेगमेंट ने कुछ खास अच्छा किया नहीं था। दैट्स व्हाई इनमें करेक्शन भी थोड़ा स्लो ही होता है या कम होता है। लेकिन स्टील की सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी कि हमेशा से यहाँ पे डिमांड से ज्यादा सप्लाई रही। चाइना सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है। चाइना ने कोशिश करी कि वो प्रोडक्शन कम करे। 2025 के प्रोडक्शन 2018 से भी कम है। लेकिन जो चाइना की डोमेस्टिक डिमांड है, जो प्राइमरीली रेसिडेंशियल साइड से आती है, वहां पे डिमांड डिस्ट्रक्शन ज्यादा हुई, जिसके वजह से उनको एक्सपोर्ट ज्यादा करना पड़ा। हाल ही में चाइना ने कुछ रूल्स चेंज किए हैं, जिसके वजह से
एक्सपेक्टेड है कि डोमेस्टिक रेसिडेंशियल डिमांड बढ़ेगी, जिसकी वजह से लास्ट कुछ टाइम में स्टील प्राइसेस में थोड़ी तेजी देखने को मिली। लेकिन ओवरऑल पेकिंग ऑर्डर यही है, सबसे स्ट्रक्चरल प्रेशियस मेटल्स पे पॉजिटिव आता है, फिर कुछ चुने हुए इंडस्ट्रियल नॉन फेरस मेटल्स पे, उसके बाद आते हैं फेरस मेटल्स। लेकिन व्यू इस सेगमेंट में पॉजिटिव है। हम एज एन इकोनॉमी, एज अ ग्लोबल इकोनॉमी, हार्ड एसेट्स की तरफ ज्यादा बढ़ रहे हैं कंपेयर टू द डिजिटल या फिजिकल फाइनेंशियल एसेट्स। एंड जितना हम टेक्नोलॉजी की तरफ जा रहे हैं, उतने ही हमें पावर और इस फिजिकल एसेट्स की ज्यादा जरूरत पड़ रही है। ओके, हाँ, बहुत शुक्रिया आलोक जी आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और इतने डिटेल्ड वे में बताने के लिए अपनी राय। बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। चलिए अब आगे बढ़ रहे हैं और थोड़ी देर पहले उनसे डिस्कशन हो रहा था गोल्ड फाइनेंसिंग कंपनीज को लेकर। मुथूट फाइनेंस लेकर आई है स्क्रीन पर 12% का डेंट, आज का एक्सीडेंट ऑफ द डे। लेकिन ऐसा क्या हुआ, नंबर्स ठीक ठाक थे उसके बावजूद इतनी बड़ी गिरावट, ये समझ लेते हैं आशीष चतुर्वेदी से। आशीष बताएं। देखिए, बहुत बड़ी गिरावट यहाँ पर आपको देखने को मिली और ये असल में एक्सीडेंट है, क्योंकि नंबर्स किसी भी हिसाब से कमज़ोर नहीं थे। नंबर्स इनफैक्ट अगर आप देखें तो बहुत बढ़िया, लेकिन एकाएक बड़ी गिरावट यहाँ पर देखने को मिल रही है। एक तो सारी गोल्ड फाइनेंसिंग कंपनीज हैं, इनमें बहुत बड़ा सर्ज देखने को मिला, स्टॉक्स बहुत ज़्यादा चले हुए थे। अब दरअसल साथ में अगर आप देखें तो इनका जो प्री प्रोविजनिंग ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, आप देखिए 79% यहाँ पर बढ़ता हुआ नजर आया, 370 करोड़ का आंकड़ा है। हालांकि जो मुनाफे के आंकड़े में ज़बरदस्त बढ़त आप देख रहे थे, इसके पीछे कारण ये है कि जो वन ऑफ इंटरेस्ट इनकम आई थी तकरीबन 650 करोड़ की, इसका एक असर देखने को मिला और आगे भी इम्पैक्ट यहाँ पर है। लेकिन अगर आप कुछ कोर पैरामीटर्स पर देखें तो सोने के साथ लिंक आपको समझ में आएगी। जो गोल्ड टनेज, यानी इनके पास कितने सोने का रिजर्व है, तो 205 टन का रिजर्व है सोने का इनके पास। आप देखिए सीक्वेंशियल तौर पर तकरीबन 2% का डिक्लाइन यहाँ पर देखने को मिला, लेकिन पिछले साल के मुकाबले सोने की कीमतें ज़्यादा हैं। इसी के चलते अगर आप देखें तो 1.5% की यहाँ पर बढ़त देखने को मिली। जो लोन टू वैल्यू रेशियो है, यानी कितने सोने पर कितना लोन दे सकते हैं, तो सीधे तौर पर इसका लिंक सोने की कीमतों के साथ होता है। इसमें सीक्वेंशियल तौर पर 75 बेसिस पॉइंट की गिरावट यहाँ पर देखने को मिली, 55.8% का आंकड़ा यहाँ पर आपको देखने को मिला। लेकिन मैनेजमेंट एक बात साफ कह रहा है, और इसमें क्योंकि सोने की कीमतों का बड़ा लिंक हो जाता है, तो ये कह रहे हैं कि लोग जो है सोने की कीमतों को देखकर गोल्ड लोन नहीं लेते। उनकी जो ज़रूरत होती है, लिक्विडिटी की नीड्स होती हैं, इसे ध्यान में रखकर जो है यहाँ पर लोन लिया जाता है। लेकिन अगेन क्योंकि स्टॉक में गिरावट आ गई, तो कहीं ना कहीं वैल्यूएशन के जो कंसर्न्स हैं वो भी सामने रखे जाएंगे। तो आप देखिए 3.3 टाइम्स FY27 प्राइस टू बुक पर ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। अगर आप पी देखना चाहते हैं तो फॉरवर्ड 14 टाइम्स पर चल रहा है। वैल्यूएशन स्लाइटली एक्सपेंसिव है, स्टॉक बहुत ज़्यादा चला हुआ था, नतीजे बढ़िया, लेकिन सोने की कीमतें और अब आगे यहाँ पर क्या आउटलुक होगा, इसी के कंसर्न के चलते अगर आप देखें तो ये है आज का एक्सीडेंट ऑफ द डे। एक्सीडेंट ऑफ द डे 3614 पे मुथूट फाइनेंस, गजब का कोलैप्स। आशीष बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरे इशू को समझाने के लिए और इस कोलैप्स के पीछे की कहानी बताने के लिए। हम डे लो पर हैं, मुथूट फाइनेंस एक्सीडेंट ऑफ द डे, और याद रखिएगा एक्सीडेंट ऑफ द डे अंश 2, इट्स निफ्टी आईटी। निफ्टी आईटी 4.5% नीचे है और निफ्टी अब हम ऑलमोस्ट 25-500 पे बहुत टाइम स्पेंड कर रहे हैं, जो कि उसके कोलैप्स होने के और उसके ब्रीच होने के बहुत स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन होता है। आशीष चतुर्वेदी हमारे साथ जुड़े हैं जेएम फाइनेंशियल से। आशीष, आपके पूरे अर्निंग सीजन की मेहनत मशक्कत जो है वो आईटी ने हाथों हाथ ले ली इस बिगेस्ट कोलैप्स ने। हमारे पास एक चीज़ कंस्ट्रक्टिव पॉजिटिव नज़र आ रही थी, वो थी एफआईएस फ्लो, जो कि पोस्ट दैट आई थिंक ट्रेड डील वो अच्छे नज़र आ रहे थे। बट अब इस फॉल को बाजार कैसे हैंडल करेगा, आपका टेक क्या है? शॉर्ट टर्म में अप्रोच क्या रखें? रोज़ बरोज़ 5% का आईटी को स्लाइड होना देखना, आप ट्रेड स्ट्रेटजी बना भी नहीं सकते फ्रैंकली स्पीकिंग। क्या व्यू है मार्केट्स पे आपका भी? बिल्कुल, तो देखिए आईटी एज अ सेक्टर डेफिनेटली एक चैलेंज के थ्रू इस समय गुजर रहा है, और उसके पीछे बहुत बड़ा कारण है कि एआई का जो लेट एडॉप्शन है उसको भी मार्केट एक कारण मानता है। और दूसरी बात, जिस तरह से केपेक्स इंटेंसिटी ग्लोबली आप देखेंगे जो हाइपरस्केलर्स इस समय पे कर रहे हैं, ऑलमोस्ट 250-300 बिलियन डॉलर का जो ये केपेक्स इस समय पे वहाँ पर किया जा रहा है, तो क्लियरली ये और इंडिकेट कर रहा है कि कहीं ना कहीं एक प्रेशर बिल्डअप इंडियन आईटी कंपनीज के ऊपर देखने को
को नजर आ रहा है, तो मेरे हिसाब से वहां से थोड़ी सी दूरी बनाए रखनी चाहिए। और देखिए फॉलिंग नाइफ है, आप डेफिनेटली ये मान सकते हैं कि एक कैश फ्लो जनरेटिंग कंपनीज है, यहाँ पे बायबैक या डिविडेंड्स की एक अच्छी अपॉर्चुनिटी भी बनती है। बट इस समय पे हमें लगता है कि आईटी में इन सब पहलुओं के बावजूद भी थोड़ा सा इस समय पे दूरी बनाए रखनी चाहिए, और बाद में भी जब भी इसमें पोजीशन लेनी हो तो वो बहुत ही स्टैगर्ड मैनर पे आपको करना चाहिए। तो इस समय आईटी से दूरी रहनी चाहिए। अब कहां पर पे बाजार तेजी दिखा सकता है, तो मुझे लगता है बैंक्स में आप देखिए जो क्रेडिट ग्रोथ है वो 13% की क्रेडिट ग्रोथ हमें देखने को मिल रही है। स्लिपेजेस कॉस्ट जो है वो नॉर्मलाइज हो रहा है, क्रेडिट कॉस्ट जो है वो उसमें कमी आती हुई देखने को नजर आ रही है। और ओवरऑल आप देखेंगे कि जिस तरह से प्राइवेट पीएसयू बैंक्स जो है वो प्राइवेट बैंक के कंपैरिजन में अपनी क्रेडिट ग्रोथ बेटर कर रहे हैं, उनके अंदर में एक री रेटिंग बरकरार है। एसबीआई की हमने कई बार चर्चा की, और हमें लगता है कि यही ट्रेंड आपको पूरे पीएसयू बैंक्स में देखने को नजर आएगा। तो ऐसे समय पे एसबीआई, कैनरा, बैंक ऑफ बड़ौदा जैसे स्टॉक्स काफी अच्छे लगते हैं। प्राइवेट प्लेयर्स में हमें लगता है एक्सिस बैंक और आईसीआईसीआई बैंक, ये दो स्टॉक्स जो होंगे प्राइवेट बैंक्स में, वो बहुत ही अच्छे रिस्क रिवॉर्ड यहाँ पर ऑफर कर रहे हैं। तो इनके अंदर में एक पोजीशनिंग अच्छी बनाई जा सकती है। दूसरी बात आप देखेंगे कैपिटल गुड सेक्टर अच्छा कर सकता है वीरेंद्र, क्योंकि 13% की 12.5% का जो कैपिटल एलोकेशन हमने देखा है केपेक्स साइड पे, वो कहीं ना कहीं बहुत पॉजिटिव रिफ्लेक्ट करेगा। और एलएनटी हमें लगता है जिस तरह से मिडिल ईस्ट में भी काफी एग्रेसिव ये काम कर रहे हैं, उसको देखते हुए मुझे लगता है कि एलएनटी ऑन डिप्स एक बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी साबित हो सकती है। तो मुझे लगता है बहुत सेलेक्टिव होकर के बाजार के अंदर इस समय अपनी पोजीशनिंग रखनी चाहिए। सिलेक्टिव अप्रोच मार्केट में बहुत इंपॉर्टेंट है। आशीष जी गुड मॉर्निंग। और दो टर्म्स तो आपने सुने होंगे, दो वर्ड्स, ग्रीन फ्लैग और रेड फ्लैग, लेकिन मिलेनियल्स और जेनजी के मार्केट में एक और टर्म है, दैट इज ग्रीन फॉरेस्ट, जो सारे बॉक्सेस टिक करता हो। तो ऐसे मार्केट में ग्रीन और रियल लाइफ में भी ग्रीन फॉरेस्ट ढूंढना बहुत मुश्किल होता है सर। तो स्टॉक स्पेसिफिक अगर मैं पूछूं तो कौन सा स्टॉक आपको ग्रीन फॉरेस्ट नजर आता है? एलएनटी और बैंक से आपने जिक्र किया, कोई और स्टॉक जो एकदम सारे बॉक्सेस आपके टिक करता हो? नहीं, तो डेफिनेटली देखिए इस रिजल्ट सीजन के बाद में हमें जो थीम और अच्छी लगी, जैसे हमने पहले भी बात की थी कि जो ईएमएस का जो प्ले है वहां पर पे खास तौर पर वो कंपनीज जिन्होंने बहुत अच्छे नंबर्स पोस्ट किए, जैसे कि सिरमा की हमने पहले भी चर्चा की कि ये एक आउटलायर नजर आ रहा है पूरे इस ईएमएस थीम के अंदर में। और खास तौर पर जिस तरह से इन्होंने अपनी मार्जिन्स के अंदर में एक्सपेंशन किया, इनके जो प्रोडक्ट डाइवर्सिफिकेशन है वहां पर पे भी सेक्टर डाइवर्सिफिकेशन भी काफी स्ट्रांग रहा। तो इसको देखते हुए और जिस तरह से इन्होंने गाइडेंस दिया है 35% की ग्रोथ का, ये भी एक बहुत ही इंकरेजिंग साइन है। तो मेरे हिसाब से इस तरह के स्टॉक्स काफी अच्छा कर सकते हैं। साथ ही साथ एसी सेल्स में हमने देखा है पिछले साल जो विंटर काफी लंबे समय तक एक्सटेंड हुआ, जिसके चलते हमने देखा कि बहुत ज्यादा स्टॉकिंग कहीं ना कहीं एसी के जो डीलर्स हैं उनके पास स्टॉक्स काफी ज्यादा पड़ा रह गया और सेल्स में रिफ्लेक्ट नहीं हुआ। तो अब हमें लगता है कि कहीं ना कहीं वहां पर पे एक अच्छा ट्रेंड डेवलप होना शुरू होगा, और उसके चलते एम्बर, ब्लू स्टार जैसी जो कंपनीज हैं उनके अंदर में एक पॉजिटिव ट्रेंड रिफ्लेक्ट होना शुरू होगा। स्पेशलिटी केमिकल एक ऐसा सेगमेंट है जहां हमें लगता है पोस्ट दिस ये जो डील का अनाउंसमेंट हुआ है एक पॉजिटिव इंपैक्ट आना शुरू करेगा, और वहां पर पे हमें लगता है कि नवीन फ्लोरिन जैसी कंपनीज, एथर इंडस्ट्रीज जैसी कंपनीज अच्छा एक परफॉर्मेंस दिखा सकती है। तो इनमें कोई भी डिप आती है नवीन फ्लोरिन या एथर इंडस्ट्रीज जैसे स्टॉक में, तो हमें लगता है कि वो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी विद इन स्पेशलिटी केमिकल। चलिए आशीष, बहुत बहुत शुक्रिया आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए। जितना मुश्किल इस वक्त मेरे लिए पूछना है, यकीन मानिए उससे ज़्यादा कहीं मुश्किल आपके लिए जवाब देना है इस वक्त, लेकिन फिर भी आपने कुछ अर्निंग्स के आधार पर सेक्टर्स पिक किए हुए हैं। यार स्टिल एट डे लो 25550, और बैंक निफ्टी आज थोड़ा सा आप देखें करेक्ट हो रहा है, और निफ्टी आईटी के लॉसेस थोड़े से कम हुए हैं, आई थिंक अब 3.98%। तो जो भी अगर आप रिकवरी की बात सोचते हैं या सोच रहे हैं फॉर द डे, वो शायद निफ्टी आईटी ही स्पॉन्सर करे, अगर ये 5% के लॉसेस को थोड़ा सा अगर आप देखें सिक्योर करें। खैर अभी काम करते हैं, एक ब्रेक लेते हैं, और श्रेया और कंचन उसके बाद ट्रेडर्स हॉटलाइन। यानी अगर आपको कोई भी प्रश्न है तो ज़रूर पूछेगा अगले कार्यक्रम में, यकीन मानिए बहुत सारे प्रश्न होंगे। बिल्कुल।